जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी 2025 को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वायरल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और उसमें आप लोगों का टारगेट होगा 95% का। हिंदी में यदि आप लोग 95% लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो पूरा मैं पेपर आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, इसके एक एक बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी से आप लोगों को पढ़कर जाना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बताए गए हैं इस पेपर में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं कि 24 फरवरी को हिंदी का पेपर पूरा कैसे सॉल्व करना है। एक वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और इसमें बताए गए क्वेश्चन आपके 100% 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वायरल पेपर है, तैयार कर लीजिए। 95% का जो आपका टारगेट है हिंदी में वो 100% पूरा ही होकर रहेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2025 का ये पेपर है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 270 RD पेपर कोड है हिंदी का। उसके बाद में यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा। आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, पेपर में नाम और अपना अनुक्रमांक लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है क्लास 12 हिंदी में। क्लास 10 का हिंदी में रहता है तो वो आपका 70 नंबर का होता। निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो ये पेपर आप लोग 15 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी खंड का और खंड खा, इसमें 2 भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड का से हम पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है इनके सहयोगी लेखक इन चारों में से कौन नहीं है आपको बताना है। राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या बाल मुकुंद गुप्त, या प्रताप नारायण मिश्र। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। यानी ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सहयोगी लेखक नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पेपर आता है और ऐसे ही सेम टू सेम पेपर आपका आएगा इस बार 24 फरवरी में भी। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये तो क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। श्याम सुंदर दास जी ने 1893 में नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। आप लोग स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हिंदी में पढ़ते होंगे, तो मैं जो इस पेपर में बताए गए प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी उसका आंसर आता होगा। आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। गा नंबर क्वेश्चन है हंस के संपादक थे, यानी हंस जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। यानी गा नंबर का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आंचलिक कहानी के लिखने के लिए जो प्रसिद्ध है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, जो कि पंचलाइट इनकी आंचलिक कहानी है। पंचलाइट आप लोग पढ़े होंगे, जो कि कहानी आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो घ नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए, सन्नाटा निबंध के रचनाकार हैं। यानी इन चारों में से आपको बताना है कि सन्नाटा निबंध किसकी है। क्या मोहन राकेश की है, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है, आगे की है मोहन, या आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का? तो इनमें से आगे जी हो जाएंगे, जो कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे। ठीक है, और ये गद्य के स्टूडेंट 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। टोटल 10 क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन गद्य से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके पद्य से पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यानी प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन कि सूफी काव्यधारा के कवि है। जो सूफी काव्यधारा है इसके कवि कौन हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे जायसी जी। ठीक है, आपकी जायसी राइट आंसर हो जाएंगी। खा नंबर क्वेश्चन है छायावाद युगीन रचना है। तो छायावाद युगीन जो रचना है ये आपकी कामायनी हो जाएगी। कामायनी किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, कामायनी इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? वेदही वनवास किसकी? साकेत मैथिली शरण को। प्रिय प्रवास है अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी का। वेदही वनवास किसकी रचना है? ये लोग आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपका जो खा वाला है, खा का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, सामधेनी काव्य के रचयिता है। सामधेनी काव्य के जो रचयिता हो जाएंगे वो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। यानी गा नंबर का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरे प्रश्नोत्तर का घ नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति नहीं है, यानी इनमें से नहीं की बात हो रही है, याद रखिए। तो जगन्नाथ दास जो रत्नाकर जी, इनमें से कीर्ति उनकी नहीं है, वो है आपका अधखिला। अधखिला फूल किसकी रचना है? ये है हरियोध जी की, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की ये इनकी रचना है अधखिला फूल। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बीती विभावरी, यहाँ पर माँ हो गया है, तो बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की कीर्ति यानी किस कीर्ति में संकलित है? क्या आंसू में संकलित है, चंद्रगुप्त में, लहर में, या स्कंदगुप्त में? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो लहर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीती विभावरी जागरी लहर में संकलित है। ठीक है। तो अगला नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और टोटल मैंने कितने क्वेश्चन बताए आपको? 10 क्वेश्चन बताए, जो कि 5 क्वेश्चन कितने थे? पद्य से, और 5 क्वेश्चन आपके गद्य से। गद्य और पद्य से मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चन बैंक आपके बुक से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेम टू सेम जैसा कि मैंने बताया 100% ऐसे ही पेपर आएगा। सारा पेपर का पैटर्न ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को रहेगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पढ़िए, जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ उसके भी क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको भी। ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है। ये देख सकते हैं गद्यांश है, और इसके आधारित जो प्रश्न है 5 प्रश्न दिए जाएंगे। टोटल आपको 10 नंबर दिया जाता है एक गद्यांश में। अब मैं बता दूं आपको, गद्यांश जो है ये फ्री का होता है गद्यांश। ठीक है। फ्री का होता है, यानी 10 नंबर आप लोग कैसे प्राप्त करोगे इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी में दे दूंगा। देखिए 5 क्वेश्चन होता है एक गद्यांश में। ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर आपका हो जाता है। ठीक है। और 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं अथवा करके। ठीक है। अथवा करके 2 गद्यांश दिए जाते हैं पेपर में, किन्हीं एक गद्यांश को आपको हल करना है, यानी सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। ये देखिए टोटल 5 प्रश्न है, जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर आपका एक गद्यांश में होता है। तो देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों में 5-5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है पूरा, यानी पूरा क्लियर बता दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, यानी ये जो गद्यांश है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके प्रश्नों से मतलब है। ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे फ्री में आपको 10 नंबर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। गद्यांश को, तो जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण और जिससे वो समाज में एक जिम्मेदारी, यहाँ पे देखिए जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता, यहाँ पर देखिए क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण ये संभव हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। ठीक है। ये दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम बता दूं स्टूडेंट, जैसे चैप्टर का नाम यहाँ पर पूछा गया है और इसके लेखक का नाम, तो चैप्टर का नाम है प्रगति का मानदंड। ठीक है। प्रगति के मानदंड चैप्टर का नाम है। ठीक है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके लेखक हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर चैप्टर का नाम बताना था, मैंने बता दिया है, प्रगति का मानदंड, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके लेखक है, यानी इस गद्यांश के। ठीक है। तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब आप लोग देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, ये देखिए रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची हुई है। लिखा हुआ है कि अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इसका पूरा व्याख्या करना है, जो कि व्याख्या आप लोगों को नहीं आता, यानी मैंने फ्री में बताया था कि जिनको नहीं आता है सॉल्व करना, वो पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा और यही उठाकर पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे तो 1 नंबर तो कंफर्म रहेगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है। राइटिंग से अच्छे से लिख दोगे, एग्जामिनर को पसंद आ जाएगा तो वो 2 नंबर भी दे सकता है। ठीक है। उसके मूड के ऊपर है, बस आप लोग अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर कंफर्म हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो 3 प्रश्न है, ठीक है, ये जो 3 प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी में मिलेगा। ठीक है। मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तीसरा क्वेश्चन कि व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की
होने का क्या कारण है, ठीक है, जिम्मेदारी समाज की होने का क्या कारण है, तो इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। समाज का होने का क्या कारण है, ये देखिए, या देखिए स्टूडेंट, भरण पोषण तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट ये देखिए, किसी भी कारण ये संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे आप लोग। हालांकि देखा जाए स्टूडेंट, में बताऊँ गद्यांश का आंसर आप लोगों का पूरा इसी में ही होता है, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और उसके आंसर को, यानी इस गद्यांश में आंसर को ढूंढकर कॉपी में लिखना होता है। इंग्लिश में जैसे पैसेज होता है ना, वैसे ही ये गद्यांश है, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी का जो दो क्वेश्चन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए, क्योंकि पेपर में आप ही पेपर देने जाओगे। हमारा काम है स्टूडेंट गाइडेंस देना, बस आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इतना तो जानते ही होंगे। अथवा करके दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले का चैप्टर का नाम नहीं पता है, उसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो ये वाला कर लीजिएगा, ये वाला दिया हुआ है दूसरा, कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग अलग यहाँ पर देखिए नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और स्पुतनिक, ठीक है। ये प्रकार से दिया हुआ है आपका गद्यांश, मैंने पढ़ दिया है। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है और 2 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कंपलसरी है। 2 प्रश्न, ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आविष्कार की बात हो रही है स्टूडेंट, भाषा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ये सब बात हो तो समझ जाइए कि भैया ये आपका चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है। अब इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जानते होंगे। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और भाषा और आधुनिकता इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, जो रेखा खींची हुई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। इसका व्याख्या आपको आता है पेपर में, यानी जिनको स्टूडेंट गद्यांश सॉल्व करना आता है, प्रश्नों का उत्तर आता है, तो वो ईमानदारी से करेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है, जो मैंने तरीका बताया, यदि आप लोग वैसे करोगे तो उसमें भी 9 से 8 नंबर तो आपका कन्फर्म ही रहेगा। लेकिन सही से लिख दोगे तो 10 नंबर भी एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। मैं एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। कौन सा देश किसी देखिए अस्वीकृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि हमारे देश में अलग अलग समझने में दिक्कत होगी, और नामकरण के लिए यहाँ पर देखिए, जिस देश की उसकी सृष्टि की जाती है उस देश के आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बाकी का जो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग यहीं पे देखकर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को तरीका जानना है कि कॉपी में कैसे लिखना है गद्यांश, ठीक है, कैसे हल करना है कॉपी में। तो मैंने तरीका बताया हुआ स्टूडेंट, मैंने 2-2 कॉपी वाली वीडियो बनाया हुई है कि पूरी कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, पूरा पेपर कैसे, उसमें भी मैंने बताया सॉल्व करना। और हालांकि बताऊं, मैं हर एक मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं हिंदी का, तो सभी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए इस पेपर का, हिंदी का, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस होते हैं एक पदांश के, ठीक है। टोटल इसमें भी 2 पदांश दिए जाते हैं। ये देखिए, अथवा करके मैं बात करूं तो 2 पदांश आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। पेपर में केवल एक ही को सॉल्व करना है, एक ही के बताए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर का एक पदांश भी होता है, ठीक है। ये देखिए 5 प्रश्न दिया हुआ है ना, इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे, 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वह। या उसके बाद में देखिए, परिणाम उत्कुश उन भया तुरों के थे वे, ठीक है। एक प्रकार से ये दिया हुआ है। और ये है तरन तनुजा तट तमल तरबर तरुण, या देखिए तरुण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झूके कूले सो जल परसन हित मरु सुहाए। एक प्रकार से ये भी दिया हुआ है।
तो पेपर में किसी एक को करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी एक प्रश्नों का उत्तर आता है, किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना आता है, दोनों में से तो जो आपको मन लगे वो आप कर लीजिए जल्दी वाला, ठीक है, 10 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, चैप्टर का नाम मैं बता दूं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश, चैप्टर का नाम तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये केकई का अनुताप से लिया गया स्टूडेंट, केकई का, ठीक है, केकई का अनुताप, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, केकई का अनुताप। इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि है, जो ये आपका दिया हुआ है ना पद्यांश, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। उसके बाद में मैं बात करूँ रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो जो रेखा यहाँ पर खींची हुई है ना, ये देखिए कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जी, निर्निधि जैसी, ठीक है। तो इसका व्याख्या करना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऑलरेडी से व्याख्या कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हल कर लीजिएगा। बाकी का जो 3 प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर आपको इसी पद्यांश में मिलेगा कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए, अयोध्या का राज किसे मिला था, और प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। अथवा करके दिया हुआ है एक और आपका पद्यांश, जो कि ये वाला है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग तो जानते होंगे, यानी कि इस चैप्टर से लिया गया, इसके कवि कौन हो जाएंगे। इसका चैप्टर का नाम है यमुना छवि, ठीक है, यमुना छवि चैप्टर का नाम है। इसके जो कवि है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। कौन हो जाएंगे स्टूडेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पद्यांश के कवि है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यही पूछा गया था, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई ना कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, और यहाँ से लेकर यहाँ मनहु सुहाए, तो यहाँ तक आपको पूरा अर्थ बताना है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या मीनिंग आपको बताना है स्टूडेंट, ठीक है। आता है तो पूरा कर लीजिएगा, और आता नहीं है तो भी आप लोग स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बैंक है आपके पास हिंदी का, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, उसके सारे पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चैप्टर का नाम जैसे केकई का अनुताप वाले की 5 पद्यांश पढ़ लीजिए, फिर यमुना छवि, उसके बाद में आपका प्रेम माधुरी जो चैप्टर है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो इसके भी पढ़ लीजिए। तो आपका कंफर्म हो जाएगा 10 नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। 20 नंबर जब आपको मिल जाता है पद्यांश और गद्यांश में, तो वो काफ़ी फायदा देता है। अब देखिए स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का यहाँ पर आपको जीवन परिचय देना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय को लिखना है, ठीक है। 3 + 2 = 5 नंबर आपको दिया जाएगा। 3 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट लेखक का जीवन परिचय के लिए, और 2 नंबर दिया जाएगा जब आप इनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे कॉपी में लिखकर, ठीक है। तो 5 नंबर का एक जीवन परिचय होता है। हर साल पेपर में लेखक और कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। पहले हैं आपके जयनेंद्र कुमार जी, दूसरे हैं हरिशंकर प्रसाद जी, तीसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो इन तीनों में से केवल एक ही का लिखना रहेगा, लेकिन फिलहाल आप तीनों को तैयार कर लीजिए। कौन सा आ जाए पेपर में किसी को नहीं पता है। हालांकि मान लीजिए कि तीनों में से एक आता है तो वही आपके लिए काफ़ी है 5 नंबर के लिए, क्योंकि एक ही लिखना है ना। तैयार कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है। यानी इस पेपर में स्टूडेंट, ये जो मैं पूरा पेपर बता रहा हूँ, इस पेपर में जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ सबका आपको स्टूडेंट आंसर मिलेगा, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। हालांकि मैं जो पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है। 2025 हिंदी की तैयारी, ठीक है, पूरी जानकारी मिल जाएगी A to Z। आपको जो भी सब्जेक्ट पर आपको एक प्रकार से जो भी टॉपिक चाहिए हिंदी के, सारे के वीडियो मिलेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। मैंने हिंदी की पूर्ण रूप से मैं ध्यान देता हूँ तैयारी के ऊपर, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नंबर कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको कृतियों का उल्लेख करना है। यहाँ पर 3 + 2 = आपको 5 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले पर है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरे पर है रामधारी सिंह दिनकर जी, और तीसरे पर है आपके महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये 3 जीवन परिचय ऐसे हैं जो कि कवि का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, और आपके इस बार 24 फरवरी को मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट, मान लीजिए कि तीनों में नहीं आता है, तीनों में से 2 का नहीं आता, एक आएगा और वही आपके लिए इनफ होगा। प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आपके 95 के सपना को पूरा साकार करेंगे, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन
6 नंबर का क्वेश्चन है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्द है। 5 नंबर आपको इस कहानी में भी दिया जाएगा। ये आपके हर साल पेपर में आता है स्टूडेंट, आप पिछले 5 सालों का पेपर भी उठाकर देखेंगे तो कहानी के बारे में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको पंच आधार पर, तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा करके दिया हुआ है, बहादुर कहानी के सारांश लिखिए। ठीक है, अथवा करके पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 मौके दिए जाते हैं। एक पंचलाइट ये वाला कर लीजिए, मान लीजिए कि नहीं आता ये वाला तो बहादुर का कर लीजिए, ये भी नहीं आता तो ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर तो मिलेगा ही स्टूडेंट 100%। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, चाहे आपको देखिए इसमें बेसिकली सारांश पूछा जाता है। ठीक है, इसका आपको उद्देश्य पूछा जाता है, सारांश उद्देश्य। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा कैसे लिखना है। कॉपी में आपको मैंने पूर्णतः सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी हिंदी की कैसे लिखनी है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बच्चा कॉपी कैसे लिखता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर आपको दिया जाएगा खंडकाव्य में। इसमें भी आपको शब्द सीमा जो होता है यानी 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य के बताए गए प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए 80 शब्दों में। तो पहले पर है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य, दूसरे पर है सत्य का जीत, तीसरे पर है रश्मरथी खंडकाव्य और चौथे पर देखिए यहाँ पर आलोक वृत्त, 5वें पर त्यागपति और 6 नंबर पर आपका श्रवण कुमार। ठीक है, तो ये कुछ खंडकाव्य है जो कि जिला वाइज होता है। ठीक है, यानी जो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं ये जिला वाइज उनके लिए खंडकाव्य होता है। आपके जिले में जो खंडकाव्य लगता है उसी को पढ़ लीजिए, उसी को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और खंडकाव्य का भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खंडकाव्य होते हैं, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ यानी लगभग जैसे एक खंडकाव्य 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में जरूर लगता ही लगता है। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट त्यागपति खंडकाव्य लगता है। ठीक है, तो ये खंडकाव्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये खंडकाव्य स्टूडेंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी खंड खा जो कि भाग है, इसमें 2 भाग है ना, तो खंड खा यहाँ से हिंदी व्याकरण के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जो कि 50 नंबर के प्रश्न हमें हिंदी व्याकरण से यहाँ से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, खंड खा से यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। ये देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी सा संदर्भ सहित आपको हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया जाएगा एक संस्कृत के गद्यांश को हल करने के लिए, 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा ये अनुवाद करने के लिए। ठीक है, अनुवाद यानी ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है ना 2 गद्यांश आपके, इन्हीं 2 गद्यांशों में से किसी एक को आप लोगों को अनुवाद करना है, इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसको हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करके इसका अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, 7 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है। इसमें चैप्टर के लिए 2 नंबर, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए सबसे पहला है ना कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण से सुनिश्चितम, ये लिखा गया है आपका या लिया गया चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम, ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से आपका लिया गया है आपका ये संस्कृत का गद्यांश। तो 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अथवा करके एक ये दिया हुआ है जो कि महामन ईश्वनी, यहाँ पर लिखा क्या हुआ स्टूडेंट, ये देखिए महामन ईश्वनी मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवत। ठीक है, यानी जन्म कहाँ पर हुआ? इनका प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, एक प्रतिष्ठित परिवार में। इस तरह से आपको हिंदी में अर्थ बताना कि मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा, जिसको हम अनुवाद कहते हैं, जिस तरह से हम ट्रांसलेशन। आप लोग स्टूडेंट इंग्लिश में मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट है, सभी के पास होगा क्योंकि इसके बिना हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता है सब्जेक्ट। इसमें एक होता है ट्रांसलेशन करने वाला, यानी संस्कृत में दिया होता है, यानी उसमें हिंदी में दिया होता है, हिंदी टू आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, तो उसी को कहते हैं एक प्रकार से अनुवाद स्टूडेंट हिंदी में। ठीक है, तो 2 नंबर तो आपको चैप्टर का नाम बता दिया मैंने, ये संस्कृत भाषा या महत्वम, और ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका मदन मोहन मालवीय, जिसको महामना मालवीय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है और इसका अनुवाद कर लीजिए। देखिए सबसे कठिन जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? अनुवाद करना ही सबसे कठिन होता है। यदि आप अनुवाद करना जान जाते हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम एक प्रकार
क्लास से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम जो होगी वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। और अनुवाद आप लोग कर लीजिएगा, और मैंने तरीका भी बताया हुआ है कैसे आपको अनुवाद करना है पेपर में, तो ज़रूर स्टूडेंट कर लीजिएगा। और आपको मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट, बैकग्राउंड में आपको यानी काफ़ी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अननोन आवाज़, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तब मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, और प्लीज़ जो बैकग्राउंड पीछे वाला बैकग्राउंड है, यानी आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई दे रही हो, इसको इग्नोर कीजिएगा, केवल हमारी बातों को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक श्लोक को यहाँ पर आपको अनुवाद करना है, इसको आप श्लोक कह लीजिए, ठीक है, श्लोक कह लीजिए स्टूडेंट, या आप संस्कृत का इसको आप लोग पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है, बेसिकली पद्यांश ही है, संस्कृत का ये आपका पद्यांश है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो इसमें दिया हुआ है, इसमें सेम प्रोसेस होता है जिस तरह से हिंदी गद्यांश और पद्यांश में था ना 10 नंबर दिया जाता था, इसमें भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा एक संस्कृत की पद्यांश के लिए, ठीक है, श्लोक कहते हैं। और इसमें भी अथवा करके स्टूडेंट 2 दिए हुए हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें आपको छोटा छोटा सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो इसका संदर्भ होता है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे चैप्टर का नाम है, ये मैं बता दूँ कि नामा रोचतो उद्र भद्र व उल्लूकस विशेषणम अकुदृश्य मुख पश्य कथ कुद्रो भविष्यत, ये आपका एक प्रकार से श्लोक दिया हुआ है। श्लोक का क्या नाम है स्टूडेंट? जातक कथा, ठीक है, ये जातक कथा चैप्टर से लिया गया आपका श्लोक है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अथवा करके ये जो दिया हुआ है ये आपका निपुत दिलीप से लिया गया है, निपति दिलीप से लिया गया, तो दोनों में से केवल एक ही को हल करना है, किसी एक के बताए गए आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ के लिए तो मैंने चैप्टर का नाम बता दिया, चैप्टर आप कैसे लिखोगे संदर्भ पेपर में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, जातक कथा पाठ से उद्धृत है, इस तरह से लिख दोगे, आपका 2 नंबर स्टूडेंट कंफर्म हो जाएगा। फर्क इतना होता है, फर्क क्या होता है? फर्क होता है स्टूडेंट इसका अनुवाद करना, ठीक है। नामा उल्लू उद्रो भद्र नामा रोचतो उद्रो भद्र व उल्लू का विशेषणम, तो इसका पूरा हिंदी में आपको मीनिंग बता देना है, बस यही फर्क होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और जो आपका सुभाषित नाम चैप्टर है उससे तो हर साल एक आपके पेपर में आता ही है स्टूडेंट श्लोक, तो ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिए, पेपर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का आपका उत्तर कहाँ पर देना है स्टूडेंट? संस्कृत में देना है। ये देखिए 2 + 2 = 4 नंबर आपको दिया जाएगा, और टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। टोटल कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 4 प्रश्न। इन चारों में से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महर्षि दयानंद, यहाँ पे देखिए महर्षि दयानंद जन्म कस, यहाँ पे देखिए कस्मिन स्थाने भवति, एक प्रकार से ये दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हिंदी में हिंदी नहीं संस्कृत में, ठीक है। काफ़ी बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही ना, तो उसमें दिमाग भटक जाता है स्टूडेंट, क्योंकि उनको आवाज़ बहुत ही उस तरह से, आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद देखिए महर्षि दयानंद, क्योंकि हमारा जो घर है, मैं स्टूडेंट आपको बताऊं, मेरा जो घर है वो सड़क के पास में है, यानी रोड के पास में ही है, तो गाड़ियाँ आवाज़ जाती रहती है, हॉर्न बजाती रहती है, और काफ़ी लोग चिल्लाते भी रहते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, हमारी भावनाओं को समझिए, और प्लीज़ जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है उसको इग्नोर कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन हालांकि आज दिन में बना लिया क्योंकि हमारे पास टॉपिक नहीं था, ठीक है, यानी वीडियो नहीं था एक्स्ट्रा कि मैं आपके लिए अपलोड कर सकूँ, तो इग्नोर कर लीजिएगा बैकग्राउंड वाली आवाज़। महर्षि दयानंद लिखेंगे, फिर जन्म टकरा, यहाँ पे देखिए टकरा इस तरह से लिखा है ना स्टूडेंट, ये देखिए ये देखिए टा अड़ा, ठीक है, इस तरह टेटर का नमानी ग्राम्य अभवत, इस तरह से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया कि विद्या केन रक्षते, तो विद्या धर्मेण रक्षते, ठीक है, ये केन वाला हटा दीजिए, धर्मेण रक्षते 2 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर का नंबर, रौद्र रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 1 नंबर दिया जाएगा परिभाषा के लिए, 1 नंबर आपको उदाहरण के लिए, टोटल 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। रस छंद और अलंकार, ये जो होता है टॉपिक स्टूडेंट, तीनों टॉपिक हर साल पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा का आपका हाईलाइट है, तो अथवा वाले में से जैसे रौद्र रस का आपको अच्छा लगता है कर लीजिए, श्रृंगार रस का अच्छा लगता है, केवल एक का ही आपको परिभाषा उदाहरण दे रहा है। नंबर क्वेश्चन देखिए
क्या दिया हुआ स्टूडेंट कि अतिशयोक्त अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया हुआ है, चाहे आप अतिशयोक्त अलंकार को कर लीजिए या अनुप्रास अलंकार को। इतना तो आपको समझ में आता है कि जहां पर अथवा दिखे केवल एक ही को करना रहेगा। ठीक है, एक परिभाषा का एक आपको उदाहरण का दिया जाएगा। गा नंबर है देखिए बरवैया अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। रस छंद अलंकार के बारे में मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ, लगभग 22 से 23 मिनट का वीडियो है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार के बारे में बताया है। कॉपी में कैसे लिखना है ये भी बताया है। उसके बाद में ठीक है, इसको याद कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, याद कर लोगे तो आपके लिए जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, मैंने क्लास 9th में याद किया था, अभी तक मुझे याद है सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर दिया जाएगा निबंध के लिए। ये देखिए सबसे पहला है निबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, और चौथा है आपका स्वस्थ समाज में नारी की भूमिका। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक में से केवल एक ही लिखना है। चारों का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि भारत में आतंकवाद कारण और निवारण बाय शिवम स्टडी नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी में भी मैंने लिखकर बताया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का पहला क्वेश्चन कि सहायक का संध विच्छेद होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं बहुविकल्पीय की तरह। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा, से धन अका हो जाएगा सहायक का सही संध विच्छेद। उसके बाद में देखिए दूसरा संधि कि विसर्ज, यहाँ पे देखिए विसर्जनीय का ससा संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी नियम से संधि पहचाननी है आपको। ठीक है, तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस चकोर हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संधि का कि दोगधा का संधि विच्छेद होगा। तो दोगधा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका घा वाला हो जाएगा। ठीक है, दोध प्लस धा हो जाएगा दोगधा का सही संधि विच्छेद। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रशेखर में समास है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको बताना है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा। तो चंद्रशेखर में जो स्टूडेंट समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि महानदी में प्रयुक्त समास है। तो महानदी में जो प्रयुक्त समास है वो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो 2 संधि आपका 3 संधि और आपका 2 समास 2 प्रत्यय पेपर में पूछा जाता है। प्रत्यय भी आ चुका है, देखिए 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन कि लघुता में प्रत्यय है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। लघुता में जो सही प्रत्यय हो जाएगा वो आपका गा वाला हो जाएगा, यानी तल हो जाएगा लघुता में सही प्रत्यय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मतिमान शब्द में प्रत्यय है। जो मतिमान शब्द है इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा, क्या अनियर हो जाएगा, मतुप हो जाएगा या आपका त्वा हो जाएगा। इन चारों में से आपका राइट आंसर मतुप हो जाएगा, मतिमान शब्द में प्रत्यय। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको कितने नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, 2 नंबर। ये 4 आपका 3 दिया हुआ है ना कि विद्यालय परित उदानम अस्ति, फिर रामेण या देखिए राम सर्वेशा श्रेष्ठ, यानी राम क्या है भैया, राम सबसे श्रेष्ठ है, और त्वा मया साधनम आपारण चल। तो ये 3 दिया हुआ, केवल एक ही आप लोगों को पेपर में करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए राम सर्वेश श्रेष्ठ, मुझे एक करना है, तो इसमें क्या हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा कि राम सबसे श्रेष्ठ है। राम क्या है भैया, राम जी हमारे प्रभु श्री राम जी हमारे क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में अर्थ। इसका विभक्ति बताना नियम, तो नियम हो जाएगा भैया इसका षष्ठी। ये देखिए षष्ठी से इसका नियम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसमें जो विभक्ति हो जाएगा, कौन सी विभक्ति है, तो ये आपका इसमें षष्ठी यानी एक प्रकार से जो 6वां विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। और 2 नंबर का होता है, यदि इसमें नियम और विभक्ति बता दीजिए, हिंदी में अर्थ बता दीजिए, 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। कॉपी में मैंने इसका तरीका बताया है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है, कॉपी वाला वीडियो देख लोगे डाउट क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए।
8 नंबर का ये हमारे साहित्यिक हिंदी में नया जुड़ा हुआ स्टूडेंट 2024 के अंतर्गत, ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत अथवा करके दिया हुआ कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक में से केवल एक ही को हल करना है। और पत्र कैसे लिखना है, आवेदन पत्र या कोई भी पत्र हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ चैनल पर, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा, कॉपी में भी मैंने बताया हुआ है। तो ये स्टूडेंट जो पूरा पेपर था मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए और काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।